नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। अब तक हम जेनेटिक्स के कुछ विषयों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वह बहुजीन वंशागति या मात्रात्मक वंशानुगति, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब तक हमने देखा कि जिन लक्षणों की वंशानुगति का हमने अध्ययन किया था उनको सामान्यतः मेंडेलियन ट्रेट या मेंडेलियन लक्षण कहा जाता है। ये गुणात्मक प्रकार के लक्षण थे। हमने देखा था कि मटर के पौधे में चाहे वो लंबाई का लक्षण हो, पुष्प के स्थिति का लक्षण हो, बीज के आकार का या बीज के रंग का लक्षण हो, ये सभी एक क्वालिटेटिव टाइप के करेक्टर थे। अर्थात जैसे पौधे की लंबाई में हमने देखा कि या तो पौधा लंबा होता है या फिर पौधा बौना होता है, इनके बीच में किसी प्रकार के मध्यवर्ती नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो गुणात्मक लक्षण कहलाते हैं और इनको दो अलग अलग सेपरेट या डिस्टिंक्ट जो फिनोटाइप है उसमें विभेदित किया जा सकता है, उसमें बांटा जा सकता है। तो वहाँ पर हमने देखा कि दो ही प्रकार के फिनोटाइप बन रहे थे, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनमें सतत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अर्थात इनमें एक लोअर ग्रेड से लेकर एक अपर ग्रेड तक कई प्रकार के वेरिएशंस पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव लक्षण कहलाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों का निर्धारण दो से अधिक जीन भाग लेते हैं और उन सभी जीन का उसमें कुछ न कुछ योगदान होता है। सभी जीन जितने भी जीन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका सभी का थोड़ा बहुत योगदान होता है और उन सभी के योगदान के फलस्वरूप एक विशेष प्रकार का फिनोटाइप बनता है और इसी कारण से इस प्रकार के जो लक्षण हैं उनको मात्रात्मक लक्षण या बहुजीनी लक्षण या बहुजीनी वंशानुगति कहा जाता है। अब इस प्रकार के लक्षणों के निर्धारण के लिए जो जीन होते हैं उनके दो ही प्रकार के एलील संभव होते हैं। मेंडेलियन लक्षणों या जो गुणात्मक लक्षणों में हमने देखा था कि जो एलील्स होते हैं उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, उनमें कोई एक एलील प्रभावी हो सकता है और दूसरा एलील अप्रभावी हो सकता है, या फिर दोनों एलील से प्रभावी हो सकते हैं, या दो एलील के बीच में अपूर्ण प्रभाविता उपस्थित हो सकती है। परंतु यहाँ पर मात्रात्मक वंशानुगति के अंतर्गत जो जीन पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच में उन जीन्स के दो ही प्रकार के रूप या हम कह सकते हैं दो ही प्रकार के एलील्स पाए जाते हैं। एक एलील वह होता है जो उस लक्षण के निर्धारण में अपना मात्रात्मक योगदान देता है, अर्थात वह एक कंट्रीब्यूटिंग एलील होता है, या फिर उसका जो दूसरा फॉर्म है वो ऐसे हो सकता है कि उसका उस लक्षण निर्धारण में कोई योगदान नहीं हो, वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील हो सकता है। तो यहाँ पर दो ही प्रकार के जो एलील होते हैं वो संभव होते हैं, या तो वह योगदान करने वाला हो या फिर उसका कोई योगदान ना हो। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं ये मात्रात्मक लक्षण कहलाते हैं। जबकि मेंडेलियन जो लक्षण होते हैं वो गुणात्मक प्रकार के लक्षण होते हैं। उनमें दो ही प्रकार के फिनोटाइप संभव होते हैं, जैसे पौधे का या तो लंबा होना या फिर पौधे का बौना होना, या फिर जैसे बीज का गोल होना या फिर बीज का झुर्रीदार होना। लेकिन जो मात्रात्मक लक्षण होते हैं उसमें कई प्रकार के ग्रेड या विभिन्न प्रकार के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एक सतत जो श्रेणी है वो पाई जाती है। जैसे मनुष्य में अगर हम लंबाई की बात करें तो मनुष्य में लंबाई जो है वो एक मात्रात्मक लक्षण है। अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि या तो मनुष्य केवल बौना ही होता है या केवल मनुष्य जो वो लंबे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक वेरिएशन और एक सततता जो है वो लंबाई में देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति जो काफ़ी बौने रह जाते हैं, कुछ व्यक्ति काफ़ी लंबे होते हैं, जबकि अधिकांश जो व्यक्ति हैं इनके मध्यवर्ती होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं। तो लंबाई का लक्षण एक मात्रात्मक लक्षण है। उसी प्रकार जो हमारी त्वचा का जो रंग है वो भी एक क्वांटिटेटिव जो ट्रेट है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं वो अधिक काले रंग के होते हैं, उनकी त्वचा का रंग अधिक गहरा होता है, जबकि कुछ की जो व्यक्ति हैं उनकी त्वचा का रंग अधिक हल्का होता है, और जबकि बाकी जो लोग हैं उसके कहीं ना कहीं मध्यवर्ती होते हैं। तो ये एक मात्रात्मक लक्षणों के उदाहरण हैं। हमने देखा था कि जो गुणात्मक लक्षण होते हैं उसमें जो एलिल्स होते हैं उनके मध्य जो एक डोमिनेंसी या कंप्लीट डोमिनेंसी या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या को डोमिनेंसी पाई जाती है, जबकि यहाँ पर जो ये जो गुणात्मक जो लक्षण होते हैं इनके बीच में ऐसा नहीं होता। इसमें जो एलिल्स होता है या जो जीन होता है या तो कंट्रीब्यूटिंग होता है या फिर वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग होता है, अर्थात या तो वो उस लक्षण के निर्धारण में अपना कुछ योगदान देता है और या फिर वो अपना योगदान नहीं देता है।
हमने देखा था कि जो मेंडेलियन ट्रेट हैं उनमें अगर किसी लक्षण का निर्धारण दो नॉन एलेलिक जीन के बीच कारण से होता है तो उनके बीच में एक जीन इंटरेक्शन होता है। उस जीन इंटरेक्शन में हमने देखा था कि एपिस्टेसिस प्रबलता का पाया जाना, या द्विक जीन, या कॉम्प्लीमेंट्री जीन, या सप्लीमेंट्री जीन, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की जीनी अंतःक्रिया हमने देखी थी। लेकिन ऐसा जो बहुजीनी वंशानुगति या मात्रात्मक वंशानुगति में इस प्रकार की जीन इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलती और ना ही इनमें कोई लिंकेज जैसी स्थिति पाई जाती है। तो मात्रात्मक वंशानुगति में भाग लेने वाले जो जीन्स हैं उनके दो ही जो रूप हैं वो पाए जाते हैं। या तो योगदायी होता है जीन, जिसको कंट्रीब्यूटिंग एलील कह सकते हैं, या फिर इसका जो दूसरा फॉर्म हो सकता है जो अयोगदायी हो, यानी इसका वो उस लक्षण के निर्धारण में अपना कोई योगदान ना करे, तो वह एक नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील हो सकता है। अब अगर हम मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों में अंतर देखना चाहें, तो वैसे तो मैं ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको कुछ हम बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गुणात्मक लक्षण है उनको चिरसम्मत मेंडेलियन लक्षण भी कह देते हैं। मेंडल ने जिन लक्षणों का अध्ययन किया था वो सभी क्वालिटेटिव टाइप के करेक्टर थे, जबकि बाद में कुछ दूसरे प्रकार के लक्षण का अध्ययन किया गया जिसमें एक सतत वेरिएशन पाया जाता है, सतत विभिन्नता पाई जाती है। तो ये मात्रात्मक लक्षण होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रकार के लक्षण होते हैं, या इनको मैट्रिक लक्षण भी कहते हैं। गुणात्मक लक्षणों में एक या फिर दो या फिर कुछ अधिक जीन भाग लेते हैं, जबकि मात्रात्मक लक्षण में दो से अधिक जीन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अतः इसको बहुजीनी वंशानुगति। इसमें 2, 3, 4 या 5 या उससे अधिक जीन जो हैं उन सभी का थोड़ा बहुत योगदान हो और उसके फलस्वरूप उस लक्षण का निर्धारण होता है। गुणात्मक लक्षणों में जो जीन के जो एलील होते हैं उनके बीच में प्रभाविता हो सकती है, सह प्रभाविता हो सकती है, या फिर अपूर्ण प्रभाविता हो सकती है, अर्थात इस प्रकार के एलेलिक इंटरेक्शन पाए जाते हैं। जबकि मात्रात्मक लक्षणों में इस प्रकार के कोई इंटरेक्शन नहीं होते। इसका एलील जो होगा वो या तो कंट्रीब्यूटिंग होगा, यानी वो उस लक्षण निर्धारण में अपना कुछ योगदान करेगा, या फिर वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग होगा, अर्थात वो कोई योगदान नहीं करेगा। गुणात्मक लक्षणों में असतत विभिन्नताएं मिलती हैं, यानी दो डिस्क्रीट जो स्टेज हैं वो देखने को मिलती हैं, दो बिल्कुल सेपरेट स्टेज देखने को मिलती हैं। यानी पौधा या तो लंबा होता है या बौना होता है, बीच का जो आकार है वो या गोल होगा या झुर्रीदार होगा, ऐसे ही उसका रंग पीला होगा या हरा होगा। लेकिन यहाँ पर मात्रात्मक लक्षणों में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट टाइप के जो ग्रेड हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे मनुष्य में लंबाई, विभिन्न लंबाई वाले मनुष्य पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, त्वचा के विभिन्न रंग वो देखने को मिलते हैं, यानी काफ़ी मध्यवर्ती जो हैं वो पाए जाते हैं। गुणात्मक लक्षण जो हैं उसमें एक डोमिनेंट जो एलील होता है उसी का जो प्रभावी जीन का लक्षण प्रदर्शित होता है, जबकि मात्रात्मक में ऐसा प्रभावी और अप्रभावी जीन की जो संकल्पना है वो यहाँ नहीं पाई जाती। उसमें प्रत्येक जीन का एक निश्चित मात्रा में योगदान होता है और उस दौरान उस लक्षण के निर्धारण में कितने जीन पार्टिसिपेट करते हैं और उस पार्टिसिपेट करने वाले जीन में कितने जीन कंट्रीब्यूटिंग हैं, यानी वो उसमें योगदान दे रहे हैं, उसके फलस्वरूप उस विशेष प्रकार के जो लक्षण प्ररूप का निर्धारण होता है। यहाँ पर गुणात्मक जो वंशानुगति है या गुणात्मक जो लक्षण है उसमें नॉन एलेलिक जो जीन्स के मध्य एक जीनी अंतःक्रिया देखने को मिलती है, अर्थात अगर जो गुणात्मक लक्षण के निर्धारण में अगर दो से अधिक जीन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हम कहें कि एक से अधिक जीन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन जीन्स के मध्य जो अंतःक्रिया है और जिसके फलस्वरूप उस लक्षण प्ररूप का निर्धारण होता है उसके मध्य प्रबलता हो सकती है, वो द्विक जीन हो सकते हैं या वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। या वो कंट्रीब्यूटिंग जीन हो सकते हैं। दूसरा, जो गुणात्मक लक्षण होते हैं वो वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि मात्रात्मक जो लक्षण हैं ये वातावरण से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मात्रात्मक लक्षण जो हैं उसमें वातावरण का भी योगदान होता है। वातावरण भी उनको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसे मनुष्य में जो त्वचा का रंग है वह त्वचा का रंग वैसे तो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन उसमें वातावरण का भी प्रभाव रहता है। जैसे अगर मनुष्य कोई व्यक्ति जिसकी त्वचा का रंग सफ़ेद है या हल्का है,
वो अगर एक गर्म वातावरण में रहता है या जहाँ धूप ज़्यादा रहती है वहाँ रहता है तो उसका त्वचा का रंग वो डार्क हो सकता है। उसी प्रकार से काले रंग की त्वचा वाला व्यक्ति भी अगर कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है तो उसकी त्वचा का रंग हल्का हो सकता है। तो वातावरण का योगदान भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जबकि गुणात्मक लक्षणों में वो वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि गुणात्मक लक्षण है उसमें मटर के पादप की लंबाई है, जबकि मात्रात्मक लक्षणों में मनुष्य की त्वचा का रंग, मनुष्य की लंबाई और गेहूँ में जो अस्थि है या जो गेहूँ का जो बीज है उसके सीड कोट का जो कलर है वो भी एक गुणात्मक लक्षण है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको आप और अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे गेहूं में जो अस्थि का जो रंग है उसका निर्धारण एक मात्रात्मक प्रकार का वंशानुगति है। मान लीजिए कि इसके निर्धारण में दो जीन भाग लेते हैं जिसको हम जीन ए और जीन बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। जीन ए और जीन बी इस गेहूं में जो अस्थि का रंग है उसके निर्धारण में पार्टिसिपेट करते हों। अब यहाँ पर जो जीन ए है इसके दो प्रकार के फॉर्म हैं। इसमें एक को हम कैपिटल ए से लिख रहे हैं, ये कंट्रीब्यूटिंग एलील है, यानी ये उस लक्षण के निर्धारण में अपना योगदान देता है। इसका जो दूसरा फॉर्म है जिसको स्मॉल ए से लिख रहा हूँ, ये नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, यानी ये उस लक्षण के निर्धारण में, उस रंग के निर्धारण में अपना कोई योगदान नहीं देता। दूसरा जीन बी है उसका कैपिटल फॉर्म, कैपिटल बी, ये कंट्रीब्यूटिंग है, और स्मॉल बी जो है ये नॉन कंट्रीब्यूटिंग है। अब मान लीजिए कि एक पादप जिसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, तो इस प्रकार का जो पादप होगा उसमें गेहूं का जो बीज बनेगा उसकी अस्थि का रंग बिल्कुल डार्क रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर चार एलील जो मौजूद हैं ये चारों कंट्रीब्यूटिंग हैं। मान लीजिए कि प्रत्येक एलील जो है वो रंग के निर्धारण में एक यूनिट का योगदान देता हो, तो यहाँ पर 4 यूनिट होंगी जिसके कारण से उस बीज के कलर जो अस्थि का जो रंग है वो डार्क रेड हो जाएगा। एक दूसरा पादप जिसमें जो जीनोटाइप है वो स्मॉल बी और स्मॉल बी है। यहाँ चारों प्रकार के जो एलील हैं वो चारों ही नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, तो कोई भी जो यूनिट है वो यहाँ पर रंग निर्धारण के लिए नहीं है। तो ऐसी की स्थिति में ये जो पादप होगा उसमें जो बीज होंगे उनके अस्थि का रंग बिल्कुल श्वेत होगा, कोई कलर उसमें नहीं होगा। तो इन दोनों प्रकार के जो पादप हैं इनके मध्य अगर संकरण करवाया जाता है तो F1PD में जो पादप प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से होंगे। ये गैमेट्स, इस पादप से ये एक प्रकार के गैमेट बनेंगे, दूसरे पादप से ये गैमेट बनेंगे, और इनमें संकरण के फलस्वरूप अब जो F1PD का जो पादप प्राप्त होता है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल A, कैपिटल B होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो जीन है वो कंट्रीब्यूटिंग है, जबकि दो जो जीन है वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग है। तो इस कारण से दो यूनिट यहाँ पर बनती हैं, यानी उस कलर निर्धारण के लिए 2 यूनिट का योगदान होता है। तो इस प्रकार के जो पादप होंगे उसमें जो बीज होगा या जो अस्थि होगी उसका जो कलर होगा वो मध्यवर्ती होगा, इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि ये ना तो कम्प्लीटली रेड होगा और ना ही श्वेत होगा। तो ऐसे जो बीज होंगे उनके जो कलर होगा वो मध्यवर्ती लाल या इंटरमीडिएट रेड होगा। अब इस F1PD के पादपों के मध्य अगर हम संकरण करवाते हैं तो ये स्थिति प्राप्त होती है। इसको हम बिल्कुल द्विसंकर संकरण की तरह ये जो चार्ट है वो बना सकते हैं। 4 प्रकार के नर युग्मक बनेंगे, उसी प्रकार से 4 प्रकार के मादा युग्मक बनते हैं। इन युग्मकों के मध्य निषेचन के फलस्वरूप ये जायगोट बनते हैं। तो यहाँ पर अब जब हम इन जायगोट का ध्यान से देखते हैं तो ये कुछ जो जीनोटाइप हैं वो प्राप्त होते हैं। 5 प्रकार के जीनोटाइप यहाँ पर प्राप्त होते हैं। एक जीनोटाइप तो ऐसा है जिसमें चारों ही कंट्रीब्यूटिंग एलील हैं, यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी, यानी ऐसा जीनोटाइप जिसमें चारों ही कंट्रीब्यूटिंग एलील हो। दूसरा जीनोटाइप एक ऐसा हो सकता है जिसमें 3 कंट्रीब्यूटिंग एलील हो, और वो जो ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी हो, या फिर कैपिटल ए और कैपिटल बी हो, यानी 4 में से कोई 3 कंट्रीब्यूटिंग एलील हो। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें 4 में से कोई 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील हो, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी। तो कोई भी स्थिति हो जिसमें हम देख सकते हैं कि 4 में से 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील हो। चौथी स्थिति ये हो सकती है कि 4 में से एक कोई कंट्रीब्यूटिंग एलील हो, यानी एक कैपिटल हो और बाकी
जो 3 हैं वो स्मॉल हों, यानी स्थिति ये हो सकती है कैपिटल ए, स्मॉल बी। और पांचवी स्थिति जो है वो ये हो सकती है जिसमें चारों ही नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये 5 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। पांचों प्रकार की स्थितियों में जो क्या फिनोटाइप होगा इसको हम समझ सकते हैं। अगर पहले वाली स्थिति बनती है जिसमें चारों ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील हो, तो ऐसी स्थिति में जो बीज का रंग होगा या अस्थि का जो रंग हो वो गहरा लाल होगा। तो ऐसा जो जीनोटाइप है या ऐसी स्थिति है वो केवल एक पादप में दिखाई देती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि 4 में से 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील हो और एक जो है वो कोई नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो। तो ऐसी स्थिति में जो बीज का या अस्थि का जो रंग होगा वो लाल होगा, यानी वो ज़्यादा गहरा लाल नहीं होगा। तो ऐसे जो हैं वो 4 जो पादप हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। तीसरी स्थिति जो है वो ऐसी हो सकती है कि 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील हों और 2 नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग हों। तो ऐसे जो पादप हैं वो हम देखते हैं कि ऐसे जो हैं वो 6 पादप दिखाई देते हैं, या ये जो 16 जाइगोट है उसमें से 6 जाइगोट ऐसे होंगे। तो इनका जो कलर होगा वो इंटरमीडिएट होगा, मध्यवर्ती लाल होगा। और उसके बाद में अगली जो स्थिति है वो ऐसी बनती है कि 3 एलील नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो, यानी वो रेसेसिव फॉर्म में लिखे गए हों, या हम कह सकते हैं उनको हमने स्मॉल लेटर से लिखा हो, और एक जो एलील है वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो। तो ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में जो रंग होगा वो हल्का लाल होगा, क्योंकि केवल एक जो एलील है वो ही कलर बनाने में या रंग निर्धारण में अपना योगदान कर रहा है। तो एक यूनिट जो कलर है वो यहाँ प्राप्त होता है। तो ऐसे जो बीज हैं उनका रंग जो होगा वो हल्का लाल होगा। और अंतिम और या पांचवी जो स्थिति है वो ये होती है जिसमें सभी जो एलील हैं वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग हैं। तो ऐसा जो पादप है वो एक प्राप्त होता है। तो इनका अगर हम रेशियो देखें तो वो रेशियो जो है वो 1:4:6:4:1 प्राप्त होता है। 5 प्रकार की स्थितियां बनती हैं और उन 5 प्रकार की स्थितियों के फलस्वरूप ये 5 प्रकार के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। तो हम देख सकते हैं, आसानी से इसको हम समझ सकते हैं कि कितने जो जीन हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन जीन में से कितने कॉन्ट्रीब्यूटिंग हैं और कितने नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग हैं। प्रत्येक जो जीन है उसका समान मात्रा में योगदान होता है। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमें कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए कि किसी लक्षण के निर्धारण में 3 जो जीन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और हमें ये कह दिया जाए कि प्रत्येक जीन है वो एक 2 यूनिट का योगदान देता है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील होता है वो 2 यूनिट का योगदान देता है। और किसी पादप का अगर हम ये कह दिया जाए कि उसका जो जीनोटाइप है वो ऐसे है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो हमें पूछ लिया जाए कि कितने यूनिट जो है वो इसमें बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 2 + 2 4, 2 6 और 2 8, यानी यहाँ पर 8 यूनिट जो हैं उस लक्षण के लिए प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम इन जो मात्रात्मक लक्षण है उसकी वंशानुगति को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि कितने कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जबकि जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो मात्रात्मक लक्षण में एक से अधिक जीन पार्टिसिपेट करते हैं, और जो जीन होती हैं उनकी लक्षण निर्धारण में प्रत्येक का एक योगदान होता है, और वो कितने उसमें योगदान देने वाले एलील हैं उसके आधार पे उसका लक्षण रूप निर्धारित होता है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपी। बहुप्रभाविता से तात्पर्य है कि जब एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाता हो तो यह प्रभाव बहुप्रभाविता कहलाता है। इससे पहले हमने देखा कि एक स्थिति ये होती है, मान लीजिए कि हम अलग अलग कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि एक स्थिति ये है कि एक जीन है वो किसी एक लक्षण का निर्धारण करे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक लक्षण के निर्धारण के लिए एक से अधिक जीन पार्टिसिपेट करते हों, यानी एक से अधिक जीन मिलकर किसी लक्षण का निर्धारण करें। तीसरी जो स्थिति है वो ये हो सकती है कि कोई जो एक जीन है वो एक जीन एक से अधिक लक्षणों के निर्धारण में अगर अपना योगदान देता हो। यहाँ पर जो तीसरी स्थिति है इसी को ही बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपी कहा जाता है। ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हों उनको प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन जो हैं इसके कई उदाहरण मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया जो है उसके लिए उत्तरदायी जो जीन है वो एक प्लियोट्रोपिक जीन होता है। मनुष्य में सामान्यतया जो आरबीसी होती है उसका आकार उत्तलाकार या गोलाकार होता है,
और उसमें सामान्य हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके लिए जो जीन होता है उस जीन को HbA से लिखा जाता है। तो उस सामान्य जीन को HbA से लिखते हैं। तो HbA जो जीन है वो एक सामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। लेकिन कई बार इस हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो प्रोटीन है उस प्रोटीन श्रृंखला को कोड करने वाले जो कोडोन है उसमें कहीं उत्परिवर्तन हो जाने के कारण इससे बनने वाली प्रोटीन श्रृंखलाओं में कुछ परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप हीमोग्लोबिन का निर्माण सही नहीं हो पाता। ऐसे हीमोग्लोबिन युक्त जो आरबीसी होती हैं उनका आकार एक हांसिए के समान हो जाता है। तो इस हांसिए के समान जो आरबीसी होती हैं उनकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता काफ़ी कम होती है और ऐसी कंडीशन को एक एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। और इस प्रकार का जो एनीमिया है उसको सिकल सेल एनीमिया या हंसियाकार कोशिका अर्थता कहा जाता है। हम जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन के अणु में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसको अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन कहा जाता है। इसमें दो अल्फा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दो ही बीटा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 4 ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसमें 2 अल्फा टाइप होती हैं जबकि दूसरी 2 बीटा टाइप होती हैं। अल्फा जो प्रोटीन होती हैं उनमें टोटल जो उस श्रृंखला में उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 141 एमिनो एसिड होते हैं, जबकि बीटा जो श्रृंखला होती है उसमें 146 एमिनो एसिड होते हैं। हंसियाकार कोशिका अर्थता की स्थिति में जिस मनुष्य में ये रोग होता है उसकी हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में एक एमिनो अम्ल का उत्परिवर्तन हो जाता है। यानी उसमें क्या होता है, उसमें जो वैलिन जो एमिनो एसिड होता है 6th पोजीशन पे वैलिन नामक एमिनो एसिड पाया जाता है, उस वैलिन एमिनो एसिड के स्थान पे ग्लूटेमिक एसिड आ जाता है। यहाँ जहाँ 6th पोजीशन पे जो वैलिन होना चाहिए था वहाँ पर ग्लूटेमिक एसिड आ जाता है, यानी वैलिन जो है वो ग्लूटेमिक एसिड से प्रतिस्थापित हो जाता है और इस कारण से बीटा जो ग्लोबिन जो प्रोटीन है या बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, उसका स्वरूप चेंज हो जाता है और उस कारण से हीमोग्लोबिन अणु का जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है और ऐसी आरबीसी जो होती हैं उनका आकार एक हांसिए के समान हो जाता है और ऐसी बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर उस सिकल सेल एनीमिया के लिए उत्तरदायी जो जीन होता है उसको HbS से लिखा जाता है। तो HbS जिस व्यक्ति में पाया जाता है वो सिकल सेल एनीमिया का रोगी होता है। अब 3 प्रकार की स्थिति हो सकती है। एक स्थिति ये हो सकती है कि एक व्यक्ति जिसमें दोनों प्रकार के सामान्य एलील हो, यानी HbA HbA हो, ऐसा व्यक्ति सामान्य होगा, उसमें सभी जो आरबीसी है वो सामान्य प्रकार की होती हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो 2 एलील हैं उसमें एक एलील सामान्य प्रकार का हो जो सामान्य आरबीसी बनाता हो, जबकि दूसरा एलील जो है वो सिकल सेल टाइप का हो, HbS हो। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये विषम युग्मजी होते हैं, ये वाहक का काम करते हैं। हालांकि इनमें सामान्य प्रकार की आरबीसी मौजूद होती हैं तो सामान्यतः उनमें वह रोग नहीं पाया जाता, लेकिन अगर ये हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं या पहाड़ों की ऊंचाई पे जाते हैं तो उनमें सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन ये उस रोग के वाहक जरूर होते हैं क्योंकि इनके शरीर में दोनों प्रकार की आरबीसी मौजूद होते हैं, लेकिन साथ ही उनमें हंसियाकार कोशिका अरक्तता के लिए उत्तरदायी जो एलील है वो भी उनमें पाया जाता है। तो ये विषम युग्मजी वाहक होते हैं, सामान्यतः ये प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो तीसरी स्थिति जो होती है जो समयुग्मजी की स्थिति है, उस अप्रभावी जीन के समयुग्मजी अवस्था में उपस्थित होने पर ये रोग प्रकट होता है। उसमें सभी आरबीसी जो हंसियाकार होती हैं, ऐसे व्यक्तियों की लगभग 20 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है इसके कारण से हंसियाकार कोशिका अरक्तता की बीमारी है वो उत्पन्न होती है। तो यह एक प्रकार का एक बहुप्रभाविता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो HbS जो एलील है वो हंसियाकार कोशिका अरक्तता उत्पन्न करता ही है, साथ में ये कुछ और जो लक्षण हैं उनके लिए भी उत्तरदायी होता है। जैसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका कपाल लंबा होता है, हृदय का आकार भी बड़ा होता है, हृदय इनमें कम क्रियाशील होता है, इनका जो डेवलपमेंट है वो दुर्बल होता है, परिवर्तन सही ढंग से नहीं हो पाता, फेफड़ों में विकृतियां रहती हैं, निमोनिया के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किडनी होती हैं वो भी क्रियाशील होती हैं और इनको पैरालिसिस की समस्या भी पाई जाती है।
तो इस प्रकार से बहुप्रभाविता से तात्पर्य है कि जब एक जो जीन है वो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाता हो, और ये लक्षण आवश्यक नहीं है कि वो आपस में संबंधित हों, यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड कैरेक्टर हों, ये भी आवश्यक नहीं है। ये काफ़ी एक दूसरे से दूर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे जीन जो हैं वो प्लियोट्रोपिक जीन कहलाते हैं, और इसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल या सबसे अच्छा उदाहरण है वो सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के लिए उत्तरदायी जो जीन है जिसको HbS से रिप्रेजेंट किया है, ये इस बीमारी के साथ साथ कोई अन्य दूसरे प्रकार के लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो ऐसे जो लक्षण हैं ये बहुप्रभाविता के अंतर्गत आते हैं, और इसके लिए जो उत्तरदायी जो जीन है वो प्लियोट्रोपिक जीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने